वो बोला बेटा कि एक मदद चाहिए थी, अगर आपसे मदद मिल जाएगी। तो बोलते कि हाँ बताइए। भले वो है ना, थोड़े से खून की ज़रूरत है हमें, आप लोग कोई खून दे सकते हो? बिल्ला आके और गुरुजी की खाट के नीचे रोने लगता है। गुरुजी की आँख खुलती है, क्यों 2-3 दिन से सोए नहीं थे, बीमार वैसे ही थे। और जैसे वो पीछे घूमे ना, तो एक वाइट कलर का बंदा खड़ा मिला उन्हें, वाइट कुर्ते पजामे में, दूसरी साइड में टर्न मुँह करके। उसी पेड़ पे वही एंटिटी सेम दिखी उन्हें दोबारा, दिन के समय। दिन के टाइम पे भी। पीछे से आवाज़ आई है, बोला जा बच गया, भगत था इस वजह से छोड़ दिया। दादी रहती उसकी। बोला दादी किसे ले आए तुम अपने साथ में? और वो देख कर भाग गया, तब वापस आकर अपने कमरे में लेट जाता है। मेहमान आ गए, बोलते कि क्योंकि वो बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल एंटिटी उसे ऐसी ऐसी दिखती थी। और इसकी तो आँख बिलाल रहती है, जैसे सामने पेड़ रहता है। बोला तेरे को पेड़ पे 2 आदमी दिख रहे हैं फांसी खाए हुए, ऐसे बोलता वो। नदीम को उस सर्कल के बाहर वो एंटिटी दिखने लगती है जो उसने बचपन से देखी थी। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। आप लोगों का सच में दिल से धन्यवाद। आप लोग जो हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आप लोग हमें पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों को जो हमने एक नंबर मेंशन किया था, आप उस पर अपनी स्टोरीज़ तो भेज ही रहे हैं, साथ साथ हमें प्रेज़ करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए जो मैसेज भेज रहे हैं, वो एक एक मैसेज मेरी टीम खुद पढ़ती है और इवन मेरे तक भी फॉरवर्ड किए जाते हैं। हमें बहुत मोटिवेशन उससे मिल रहा है। सच में दिल से थैंक यू। और हाँ, आपको क्या लगा कि आप लोग जो कमेंट में लोगों को बुलाते हैं वापस, या फिर आप किसी को पुकारते हैं कि इनको वापस लाया जाए या इनको अपने चैनल पर बुलाया जाए, हम लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। हम एक एक मैसेज को पढ़ते हैं। हम एक एक मैसेज पे जितने भी नाम आए होते हैं, या तो अगर वो चैनल पे नहीं आए तो उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और अगर हमारे पॉडकास्ट पे किसी को बार बार बुलाया जा रहा है तो हम उनको बहुत जल्दी से जल्दी वापस लाने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते आज हम लेके आए हैं एक ऐसा ख़ास शख्स को। ख़ास पता है क्यों बोलूँगा? क्योंकि जितने भी अब तक पॉडकास्ट आए हैं उनमें ये पहले शख्स है जिनको वापस इतनी जल्दी बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका नाम इनके पॉडकास्ट पे तो बुलाया ही गया, बाकी इसके बाद आने वाले कई पॉडकास्टों पे भी इनका नाम लिया गया। हमें पर्सनल डीएम आए, इवन मेरी पर्सनल आईडी पे भी डीएम आया कि इनको वापस लाया जाए। हमने इनसे बात करी और इनका समय हमने पूछा कि कब तक ये अवेलेबल है, और ये इतने शॉर्ट नोटिस पर आए भी। इनके लिए सच में दिल से इनका धन्यवाद। ये बहुत ही कमाल के स्टोरी नरेटर हैं। क्यों? ये जिस भी चैनल पे गए अब तक अपनी ऑडियंस तो बनाई है इन्होंने। चेजिंग शेडोज़ पे भी कहूँगा अपनी ऑडियंस नहीं, यूँ बोलूँगा अपनी एक आर्मी बना ली है। क्योंकि इनका कमेंट इतने आ गए थे हम पे कि हमें खुद लगा कि शायद सबसे पहले इन्हीं को बुलाना चाहिए। देर ना करते हम स्वागत करते हैं योगेश का। कैसे हैं आप भाई? भाई बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपको बेस्ट विशेस, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गया हूँ और भी शोज़ में गया हूँ, लेकिन जो हाइप अपने चेजिंग शैडो को जो मिल रही है, वो हाइप बहुत ज़बरदस्त जा रही है। और सबसे मेन जो है हमारी ऑडियंस है। अगर थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को भी, जो भी मुझे देखता है, जो मुझे फॉलो करता है, कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि मुझे वापस बुलाया। और फिर आपने बुलाया और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये भी थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई की तरफ से कि आप इस चैनल को जो भी आप जितना प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी और आर्यन भाई को भी। तो मैं वैसे बोलता नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन भाई जब प्यार इतना हो तो फिर बोलना पड़ता है सही बात। कि भाई बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऊपर जाओगे आप। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। महादेव ने अपना बस हाथ भाई, सर पे रखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा तो और क्या बोले। सही बाकी बात है ऑडियंस का साथ है, महादेव का हाथ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई। सच बोलूं तो हमें भी इसी इसी वजह से मैं हर वीडियो में आके सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा तो हम हर समय कर रहे होते हैं। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, हमने भी नहीं सोचा था कि आप इतना प्यार देंगे, इतनी हाइप क्रिएट करेंगे। हम तक वो मैसेज आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। जो हमारे पॉडकास्ट देखे जाते हैं उनके भी पर्सनली मैसेज फिर आते हैं कि आप लोग उनको भी रीच आउट कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे यहाँ पे हीलर्स आए हैं कि उनके पास स्लॉट भी नहीं बचे हैं। लिटरली 2-2 हफ्ते तक के उनके पास स्लॉट नहीं बचे, इतनी उनके पास जो है क्वेरीज आ रही हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। और योगेश को मैं इसलिए यहाँ पर जल्दी लाना चाहता था क्योंकि ऐसे मैं बाकी के 2 नाम तो रिवील और नहीं कर सकता अभी, बट 3 ही नाम हैं जो मेरे चैनल पर अब तक आए और उनका नाम मेरे अपनी खुद की आईडी पे मेरे को डीएम्स आए हैं कि इनको वापस लाया जाए। उनमें से एक योगेश थे। योगेश मेरे को भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा जल्दी वापस लेके आते हैं। योगेश,
सिर्फ एक सवाल कि आप जब वापस गए, आप जैसे और भी बहुत सारे चैनल्स पे गए हैं, वहाँ भी आपने पॉडकास्ट दिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से भी आपको डीएम्स वगैरह बिल्कुल आते बिल्कुल। होंगे। चेजिंग शैडोज़ पे जो आपने पॉडकास्ट दिया, उसके बाद फिर चेजिंग शैडोज़ का आपके पास क्या रिस्पॉन्स रहा, यहाँ की ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा? भाई मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैं काफ़ी और भी गया हूँ शो पे। लेकिन जैसे मैं यहाँ से गया हूँ, जैसे मैं अपना फर्स्ट पॉडकास्ट जो मैं यहाँ पे देख गया था वो जो रिलीज़ हुआ था, उसके बाद में लोगों के डीएम ये आए हैं कि भाई एक तो आपका नेचर, मेन चीज़ होती है नेचर, इंसान का नेचर वो बहुत अच्छा है। देन आपका सेटअप अच्छा है। और थर्ड, एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों की, भाई कोई नई चीज़ आई है तो नई चीज़ों को क्या होता है एकदम से लोग पसंद भी करते हैं, और फिर जब ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं तो एकदम से छोड़ भी देते हैं। लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक भी, कल परसों तक भी मैं बता रहा हूँ, कल तो थोड़ा बिजी, परसों तक भी मेरे पास डीएम आए हैं कि भाई आप दोबारा जाओ, चेजिंग शेडो पे जाओ, और अपना सेकंड पार्ट जो आपने बोला था कि आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा तो पूरा करो। तो भाई अब पब्लिक ऑडियंस ने बोल दिया तो फिर उनकी बात को तो ना कर ही नहीं सकते। प्लस आपका भी आया था तो आपको भी ना नहीं कर सकते। तो इस वजह से भाई फिर आना पड़ा। प्यार है आप लोगों का ये तो। भाई हमारा प्यार तो हमेशा ही रहेगा योगेश भाई आपसे, और जनता भी वो प्यार आप तक पहुंचा रही है, सुन के जनता का यकीन तो मैं मानिए। अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू है मेरी ऑडियंस को, जो मुझे देखता है, जो मुझे फॉलो कर रहा है। दिल से धन्यवाद। जितनी योगेश भाई को खुशी हुई है उससे ज़्यादा ये यकीन मानना हमें हुई है कि आप अगर हमारे चैनल से उनको प्रेज़ करने वहाँ पहुँचे और आप लोगों ने बोला है कि चेजिंग शैडोज़ पे वापस आओ, तो ये यकीन मानना हमारे लिए अपने में भी एक बहुत छोटी पर बहुत बड़ी जीत है। तो चलिए, अब जिसके लिए आप आज आए हैं वो करते हैं, यानी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो योगेश भाई, आज फिर आप क्या लेके आए चेजिंग शैडोज़ के ऑडियंस के लिए फिर से? भाई आज के जो इंसिडेंट्स हैं बहुत ही अच्छे इंसिडेंट्स हैं वो। सुन में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा आपको। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने खुद मुझे डीएम करा था इंस्टा पे कि भाई जी ऐसे ऐसे मेरी स्टोरी है, ये आप प्लीज़ टेलिंग कीजिएगा। और फ़िलहाल के लिए अब इन्होंने अपना मेंशन मना किया है, हाइड रखने के लिए बोला है। तो फिर भी एक करेक्टर होता है जिसको नाम देते हैं, सपोज करो कि रोहन नाम है। ठीक है। तो ये भाई ये जो इंसिडेंट है ये रोहन जी के जो नाना थे ना, नाना के पिताजी के साथ हुआ था, उनके बड़े नाना जी के साथ। और वो क्या थे, जैसे कि एक टोली रखते हैं ना जो भगत जी होते हैं, हाँ। जो अपना भगवा रंग पहनते हैं। तो उस टाइम पे, ये काफ़ी पुरानी बात है जो उन्होंने मुझे बताया, तो उस टाइम पे वो अपना भगवा रंग पहनते थे और अपनी एक टोली को साथ लेकर चलते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ध्वजा आती थी, ध्वजा। एक ध्वजा होती है, जैसे झंडा होता है, जैसे अब खाटू श्याम पे लोग ध्वजा लेके जाते हैं, तो उसी टाइम पे वो अपना ध्वजा लेके जाते थे। साल में, हर साल में वो ध्वजा लेके जाते थे। और ध्वजा का जो टाइम पीरियड होता था, जब से वो ध्वजा उठाते थे तब से, और वो वापस लाके अपने घर पे जब तक नहीं आ जाते थे तब तक वो एक टाइप का फास्ट रखते थे, ठीक है, ओके। जिसमें उन्हें अन्न खाना नहीं होता था। बाकी फल फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो अपना नॉर्मल लेते थे, जो कि रूटीन में लेते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली फास्ट में खाते हैं। तो भाई होता क्या है, ध्वजा को चढ़ा के वो लोग गोरखनाथ जी की ध्वजा लेके गए थे, वहाँ से वो चढ़ा के और वो वापस आ रहे होते हैं अपने गांव की तरफ। और भाई जी टाइम जो होता है वो रहता है बरसात का टाइम, ठीक है। अब बरसात के टाइम पे वो लोग वापस आ रहे थे और पैदल पद यात्रा पे रहते थे वो, पैदल ही जाते थे और पैदल ही आते थे, पहले के में ऐसे ही होता था। और उस टाइम पे ना कोई ऐसा कोई व्हीकल था, ना कोई मतलब तांगा वगैरह भी की बात है। तो वो 6-7 जने थे, और वो जो उनके जो नाना जी थे, बड़े नाना जी थे, वो उनके मतलब एक होता है ना मुखिया, कि भाई वो ही लेके जाते थे और वो ही लेके आते हैं। तो भाई वो वापस आने लगे, तो बारिश का टाइम चल रहा था और बरसात हो गई बहुत ज़ोर की। तो सीक्वेंस में क्या होता है, दो रास्ते होते हैं, एक अपना रोड से रास्ता होता है जो मेन रास्ता जिस पे गाड़ी वगैरह सब जाती रहती है। तो वहाँ पे उस टाइम पे इतनी तेज़ आंधी बरसात आ गई कि पानी भर गया हर जगह पे। अब पानी भरने के चक्कर में उन्हें ये लगा कि यार यहाँ से तो हमसे निकला ही नहीं जाएगा, क्योंकि पानी भर गया तो वैसे ही भीग जाएंगे। तो वो बोले कि एक काम करते हैं, कोई घारा गांव था उसके वहाँ से अंदर से बोलते हैं कि यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है, और गांव के अंदर से निकलेंगे तो पानी भी कम मिलेगा। और शाम का भी टाइम हो गया था, शाम को 6:30-7 बजे का टाइम हो गया था, बोला अंधेरा भी हो रखा है।
तो हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, तो रात बसेरा भी कर लेंगे वहाँ पे, रात को रुक भी जाएंगे। तो भाई ये गांव के वाले रास्ते पे निकल जाते हैं। अब ये थोड़ा सा चलते हैं तो ऐसे 7 बजे 7:15 बजे का टाइम हो जाता है, दिन बिल्कुल ढल जाता है। अब ये क्या करते हैं भाई, वहाँ पे रुक जाते हैं, और बारिश का माहौल, तो बारिश तो आ ही रही थी, तो कुछ हद तक ये भीग भी गए थे। तो पहले भाई क्या होता था, अब तो ये है कि मतलब गांव में भी लाइटिंग्स वगैरह हो गई, पर उस टाइम पर लाइटिंग्स वगैरह नहीं थी बिल्कुल भी। तो जैसे ये गांव के अंदर घुसते हैं, गांव के अंदर जाते हैं, उनसे उन्हें एक बंदा ही मिलता है, आपके मेरे जैसा कोई, जो गांव का रहता। तो वो बोला बेटा कि एक मदद चाहिए थी, अगर आपसे मदद मिल जाएगी। तो बोलता है हाँ बाबू जी बताइए क्या मदद चाहिए। तो बोलते बेटा बरसात का टाइम है, और हम लोग ऐसे ध्वजा चढ़ा के आए थे, तो आप अगर कहीं रहने की, रात बिताने की व्यवस्था हो जाए तो आपका बहुत आभार बरतेंगे। तो बोला कि बाबूजी एक काम कीजिएगा, यहाँ से आधा किलो 1 किलोमीटर अंदर जाइएगा, वहाँ पे गांव का चौराहा आ जाएगा, चौराहे पे आप किसी से पूछ लेगा, वहाँ पे आगे जाके एक धर्मशाला है। अब पहले की धर्मशाला ऐसी होती थी कि मतलब नॉर्मल छप्पर डाल सही के या बात है। वो डाल के, अब तो पत्थरों वाली हो गई, ईंटों वाली। तो पहले टाइम पे ऐसे रहते थे, मैं आपको बात भी बता रहा हूँ 1960s के आसपास की, अच्छा। बहुत टाइम पहले की बात है ये। क्योंकि जो मुझे बता रहा है उसके नाना के पिताजी के टाइम की बात है, तो बड़े नाना हो गए। बिल्कुल। तो बोलते ठीक है बेटा। अब वो जाते हैं धीरे धीरे, तो गांव के चौराहे पे पहुंच जाते हैं, वहां पे देखते हैं तो कोई है नहीं। अब रात के 8 सवा 8 बज गए, पैदल चलते चलते, कुछ वो थके हुए भी थे। अब भाई वो जाके पूछते हैं, तो वहाँ पे ऐसी, आप जैसे बोलता है कि बेटा ये कोई धर्मशाला है यहाँ पे। बोला कि बाबूजी आप कहाँ से। बोला हम ऐसे ऐसे ध्वजा चढ़ा के आए हैं अपनी, और भाई रात ज़्यादा हो गई है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा बीमार भी थे वो। तो बोला कि अगर कोई रात रुकने के लिए। बोला हाँ आप आगे चले जाओ, 2 4 घर छोड़ के धर्मशाला है, वहाँ पे आके जाके रह लेना। अब उनको वो 2 ही बंदे मिले वहाँ, और कोई भी, रात का टाइम था, सब अपने अपने उस टाइम पे जल्दी सो जाते हैं, अपने घर में चले जाते। कुछ बारिश का टाइम ऐसा था कि भाई बाहर ही नहीं निकलता, बारिश में कोई जल्दी थी। तो भाई वो जाते हैं, तो वो देखते हैं, जैसे धर्मशाला होती है ना, तो 3 पार्टों में बनी होती है वो। पहले होता है जैसे, जैसे ही आप पहला डोर क्रॉस करोगे, तो उसमें होता था डिस्पेंसरी थी वहाँ पे एक छोटी, अच्छा। छोटा हॉस्पिटल टाइप में। तो वहाँ पे था जच्चा बच्चा केंद्र, मतलब जहाँ पे डिलीवरी वगैरह होती है। देन उसके बाद में धर्मशाला आ जाती है सेकंड नंबर पे, ठीक है। और देन उसके थर्ड में एक स्कूल था, मतलब अच्छा। तीनों ऐसी सट के लगे हुए थे और तीनों बने हुए थे। तो वो जाके देखते हैं। अब चले जाते हो धर्मशाला। हम धर्मशाला नॉर्मल जैसे पहले होती थी, टूटी फूटी, यहाँ बस ये था कि पानी नहीं गिरेगा। कुछ तिरपाल बांध रखे थे उसके ऊपर, कुछ कच्चा था कुछ पक्का था, जैसे लिपा के, बस ये है कि हाँ सर छिपाने की जगह मिल गई, बारिश में नहीं भिगोगे आप। बाकी आप अपने बैठ के आराम से वहाँ पे, 7 जने थे वो, 6 7 जने थे। तो वो गुरुजी बोले कि भाई चलो ठीक है, जैसा है वैसा है, भगवान ने कम से कम सर छिपाने की तो जगह दे दी, आज रात को यहीं व्यतीत करते हैं रात, और फिर अपना सुबह निकल लेंगे अपने घर की ओर। तो बोलते ठीक है, तो वो सब बैठ जाते हैं भाई। अब जिसके पास जो भी फ्रूट फ्राउट था वो उन्होंने खाया पिया। तो बोला गुरुजी सो तो नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्यों, वो बोल रहे थे भाई मच्छर बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। तो बोला भाई देखो, हंस के बिताओ, सो के बिताओ, या बात करके बिताओ, रात तो काटनी है। तो वो बताने लगे, बोला भाई जैसे 12 बजे ना, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हुआ, तो सबसे पहले तो तेज आंधी आ गई, तूफान आ गया। और जो फर्स्ट कॉरिडोर जो मैंने बताया था, जो डिस्पेंसरी था, जच्चा बच्चा केंद्र था, वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही बहुत जोर से, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे की आवाज आ रही रोने की बहुत जोर से। तो वो ये बोले यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई मरीज, कुछ भी नहीं है, तो बच्चा किसका रो रहा है। तो बोला बाबूजी बोले कि और भी गाँव वाँव हो, क्या पता किसी का बच्चा रो रहा हो। तो बोलता हाँ ये भी हो सकता है। और बच्चा रोता रहा, कंटिन्यू बोल रहे, बच्चे के रोने की आवाज आ रही कंटिन्यू, क्योंकि जो बच्चा बोला पैदा होता उसके रोने की आवाज में, और देन बच्चा बड़े 5 6 महीने की आवाज में भी बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में 10 15 मिनट बाद में आती लेडीज के रोने की आवाज एकदम से। लेडीज भी बहुत चिल्ला के, जैसे डिलीवरी दर्द टाइम में। पे परेशान रहती है ना लेडीज, वैसी आवाज आ रही है उनकी बहुत जोर जोर से। अब उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया, बोले चलो कोई बात नहीं, होता है। भाई वो ये बोले कि रात को 2:30 बज गए उनको,
अब पहले ये तो था नहीं कि भाई घड़ी देख के, लेकिन वो अपना अंदाजा। अंदाजा लगा लेते थे पहले के लोग कि भाई 2:30 का टाइम हो रहा है, 3 का टाइम हो रहा है, तो अप्रोक्स ये बता रहे थे कि 2:30-3 का टाइम था। तो जैसे ही वो आवाज़ बंद हो गई, बच्ची की भी आवाज़ बंद हो गई रोने की, और उसकी माँ की भी आवाज़ हो गई बंद रोने की। भाई थोड़े 10-15 मिनट बाद का टाइम हुआ तो वहाँ पे आती है एक लेडीज़। ठीक है, लेडीज़ आती है तो ऐसे था जैसे खुला हो गया बाहर का, धर्मशाला का एक गेट हो गया, अंदर रूम हो गया हॉल टाइप में, और मेन गेट हो गया धर्मशाला का वो, और बीच में जैसे बगड़ खुला रहता है ना, अच्छा। बरामदा वैसे। तो लेडीज बाहर खड़ी थी, तो वो बोलती कोई है, तो वो देखते हैं सारे बैठे तो रहते ही हैं, तो बोलते कि हाँ बताइए। भले वो है ना, थोड़े से खून की ज़रूरत है हमें, आप लोग कोई खून दे सकते हो? तो एक जो उनके साथ में, जो उनके साथ आ रखा था, जो उनके बाबा जी के, तो बोलता है कि हाँ जी मैं चलता हूँ साथ में। तो जैसे ही वो जाने लगा तो उसको पकड़ लिया बाबूजी ने, उन्होंने बोला भाई कहाँ? बोला कि वो बुला रही है। बोला इतना दयालु मत बन, थोड़ा सा दिमाग लगा। बोला कि जब हम यहाँ पे आए थे तो ना तो कोई लेडीज थी ना कोई बच्चा था, मतलब यहाँ तो कोई था ही नहीं दूर दूर तक। तो किसके कहा है पर रात को 3 बजे कहाँ जा रहा है? उसको बैठाया साथ में। तो वो 2 मिनट बाद फिर आई, बोले कोई है चलने के लिए, कोई किसी का इरादा है, कोई खून दे सकता है, कोई बचा सकता है? आप तो भक्त आदमी हो, भगवान की पूजा करके आए हो, कम से कम कुछ तो दया धर्म कर लो, किसी को, किसी की जान जा रही है, किसी को बचा लो। तो वैसे ही वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 10-15 मिनट बाद में वो चली गई। जैसे ही वो जाने के बाद में फिर स्कूल की साइड से, जैसे स्कूल में कोई क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो शोर करते हैं, तो जैसे ही उनका शोर आता है ना, तभी बोलता है, बोला अब समझ गया रात को कौन स्कूल में शोर करता है? भाई पढ़ने का टाइम दिन में होता सही है, बात है। आफ्टरनून तक स्कूल चलता है, इवनिंग का होगा तो शाम को 6-7 बजे तक चलेगा, रात को 3 बजे कौन सा स्कूल चल रहा है? और बोला भाई साहब बारिश और तूफान इतनी तेज कि भगवान बोल रहा है बरसू तो आज ही बरसू, ना तो वो कहीं निकलने के। भाई वो ऐसे ऐसे करके वो परेशान हो गए बेचारे। अब उन्हें ये तो पता चलेगा कि हाँ भाई इस जगह में गड़बड़ है। अब जाने के लिए भी नहीं कहीं, कि भाई ऐसा भी नहीं कि रात को कहाँ जाए भरी बरसात में। और तबीयत बता रहे थे उस टाइम पे उनकी तबीयत खराब, तो जो उनके साथ में बच्चे थे, मतलब टीनेज के बच्चे थे, तो वो डरने लगे। तो बोला डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, कहीं नहीं जाना। जो विपदा आएगी पहले मैं अपने ऊपर लूंगा, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो। तो उसके बाद में जैसे बोले कि मच्छर वगैरह ज़्यादा थे, तो बोला भाई रात तो काटनी है, तो उनके पास उस सर का अंगोछा था, उन्होंने उठाया नीचे रखा और वो जला दिया कि उससे थोड़े भाई मच्छरों में इफेक्ट पड़े, मच्छर इधर उधर हुए। भाई ऐसे ऐसे करके उनकी वो रात निकल जाती है। अब जैसी सुबह होकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें वही बंदा मिलता है जो उन्हें चौक बोला था कि भाई चौक पे चले जाओ, वहाँ से मिल जाएंगे। तो वो आता है। अब वो क्या होता है, वो सोचा कि हाँ रुके तो हुए हैं, चाय पानी ले आता हूँ। वो चाय पानी लेकर आता है। तो अब बाबूजी थोड़ा गुस्सेल भी थे, तो बोला यार अब सुबह सुबह का टाइम है, तेरे को मैं क्या बोलूँ? अगर तुम्हें ऐसा पता था कि यहाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है तो तुम्हें बोल देते, हम तो कहीं और चले जाते। भाई तुम्हें अपने घर पे नहीं रखना था, तुम्हें बता देते। भाई कम से कम ऐसी मुसीबत में तो मत फंसा, मैं जान का बीमार जोखिम वैसे हो जाता। बीमार वैसे ही हूँ मैं। तो बोला बाबूजी, मतलब सुना था मैंने लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं था, मतलब ये नहीं था कि मैं जबरदस्ती मैंने जानबूझ के आपको नहीं भेजा, मैंने सिर्फ ये था कि हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन कईयों ने ये बताया कि नहीं होता। अगर मेरे को कंफर्म होता तो मैं आपको भेजता ही नहीं। तो बाबूजी मेरे से भी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। भाई वो वहाँ से निकल जाते हैं उस गाँव से। अब ये बोलते हैं ना कि एक भक्त आदमी रहता है। अब वो भक्ति थे भाई, अपना चोला पहन के चल रहे थे अपनी साथ में टीम को लेके। तो चलो एक बार हो गया, लेकिन इनके जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं 2-4 गांव और चलते, क्योंकि पहले का रास्ता लंबा होता था, पहुँचने में भी टाइम लगता था। भाई दूसरे दिन वो बेचारा अपना पूरा चलते हैं, थकते हैं, अपना जो भी फ्रूट व्रूट खाते हैं, उसके बाद में सेकंड गांव में दोबारा ऐसे ही पहुँच जाते हैं। तो वो ये बोलते हैं दूसरे उसमें जाके, बोला कि फिर से वही बोला भाई जी कोई रात बिताने के लिए कोई जगह। तो वो अब पहले ये भाई ये होता था, धर्मशाला ही होती थी गाँव में,
कि भाई कोई भी बाहर का बंदा आ रहा है वो आके घर पे रुक सकता है, धर्मशाला में रुक सकता है। देन दूसरे में भी वही वही करते हैं। बोला भाई ये जगह है, लेकिन कोई से इंसिडेंस उनके साथ ऐसा होता है वो दूसरे दिन में वैसे ही फंसते हैं जैसे पहले दिन फंसते हैं। अब वो गलती से हो गया या उनके साथ ऐसा होना ही था जो भी था, वो सेकंड टाइम पे वैसे ही फंस जाते जैसे फर्स्ट टाइम पे फंस जाते हैं। अब वो वहाँ पे वो बोलते कि भाई वो अपना नॉर्मली रात को ही खा पी के और लेट जाते हैं। तो वहाँ पे था क्या, खाट वगैरह थी, तो दो तीन नीचे सो गए और वो जो गुरुजी थे वो खाट पे सो रहे थे। तो वो बोलते कि बोल जैसी खाट पे सो रहे थे ना, तो वही 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है, तो एक बिल्ला आ जाता है। हम्म। जैसे एक तो बिल्ली होती है, बिल्ला थोड़ा बड़ा बिल्ला होगा बड़ा होता है। हम्म। बिल्ला आके और गुरुजी के खाट के नीचे रोने लगता है। गुरुजी हम्म। की आंख खुलती है, क्यों 2 3 दिन से सोए नहीं थे, बीमार वैसे ही थे। तो भगा देते उसे, डांट धपकार के, चल भाग जहाँ से। वो चला जाता है। हम्म। जैसी आंख लगने को होती है वो दोबारा फिर आ जाता है। वो फिर भगाते हैं, इतने वो भी उठ जाते हैं जो उनके वो रहते साथ में। शागिर्द जो थे। हाँ। तो बोला कि बाबूजी क्या हो रखा है? बोला पता नहीं, अरे बिल्ला आ रहा है बार बार, और जैसी आंख लग रही है वैसे आके रोने लगता है यहाँ पे। तो बोला कि भगा दो। बोला मैंने भगा भी दिया 2 3 बारी। वो थोड़ी देर में तीसरी बार में फिर आ जाता है। फिर उनको थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का था उनका मिजाज भी, तो वो उठते हैं और उसके पीछे वो एक छड़ी सी पड़ी सी जैसे नीचे से, उसको उठाकर वहां तक चले जाते हैं, दूर तक ले जैसे मैं भगा का हूँ। हम्म। वो बाहर कर देते हैं उसको धर्मशाला से। बोले चलो कटी, अब तो जा कम से कम सोऊंगा। भाई वो जैसे ही मुड़ के वापस आते हैं ना, वो बिल्ला उनके खाट के नीचे मिलता है दोबारा। अब वो परेशान परेशान क्या, उनको फिर वो क्लिक माइंड हुई वो करवाई रात। बोला ऐसा तो यार दूसरी बार हो रहा है हमारे साथ, पर चलो जो भगवान की इच्छा वो तो होगा ही। वो फिर रोने लगता है। वो दोबारा रिटर्न लेके उसे लेके छड़ी भगा के जाता है। तो वो बोल रहे थे, बोला भाई मैं उसको थोड़ा अपने बोला कि बाबूजी मैं भी चलूँ साथ में। बोला ना। अब उन्हें ये पता चल गया माइंड सेट में कि इसमें दिक्कत है कुछ। तो बोला कि जो होगा मैं पहले अपने ऊपर लूंगा, ये तो बच्चे हैं साथ में, इनको मैं लेकर आया हूँ, जिम्मेदारी है। अब वो ये कि ये घर के ये बोल देंगे कि बाबूजी ऐसे ऐसे लेके गए थे और ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई हमारे में, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया। बोला भाई मैं खुद ही छोड़ के आऊंगा। वो बोला कि हम मैं उसको छोड़ने गया बाहर तक, धर्मशाला से बाहर निकाल दिया, गली में जैसे गया ना, गली में जाते जैसे वो एकदम से ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल गायब। और जैसे वो पीछे घूमे ना, तो एक वाइट कलर का बंदा खड़ा मिला उन्हें, वाइट कुर्ते पजामे में, दूसरी साइड में टर्न मुंह करके। तो वो बोला कि भाई कौन? अब बाबूजी भी थोड़ा सा घबरा गए, एकदम से वो बिल्ला तो गायब हो गया, और छलावा टाइप में था वो सामने देखा उन्होंने, वो दिखा। तो और भाई बीच में जैसे हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि बड़े बूढ़े ये बोलते थे कि जो भूत प्रेत होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। लेकिन बीच में कुछ बात ऐसी हुई थी, कई बंदों ने ये बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो वो बात भी मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये है ना, अलग अलग चीज़ होती हैं। बिल्कुल किसी के पैर उल्टे होते, किसी के नहीं होते, किसी के होते भी नहीं है, कोई हवा में फ्लो करता है। बिल्कुल तो ये चीज़ मतलब गलत हो जाएगी कि उनके उल्टे पैर नहीं रहते। मतलब अलग अलग तरीके की वो एंटिटी होती है, तो सबका अलग अलग स्वभाव सही है। बात। लेकिन उन गुरुजी मतलब बाबूजी ने यही बताया कि उसके भाई पैर उल्टे थे। अब पैर उल्टे देख के वो समझ गए कि ये तो कोई भूत प्रेत वाला चक्कर है। वो थोड़ी देर बाद में जैसी उन्होंने क्या करा, उनके पास माचिस थी, बीड़ी वगैरह वो पीते थे, उन्होंने माचिस जैसी जलाई, माचिस जलाने के बाद में वो गायब। अब वो आ गए अपने घर पे वापस धर्मशाला में। तो बोला भाई एक काम करो, जो खाट बाहर है ना, बोला बारिश भी आ सकती है, अपने अंदर कर लो खाटों को। उन्होंने अपनी 2 3 खाट थी वो उठाई, जो नीचे अपना जो लेके अंगोछा वगैरह रखे थे वो लेके वो अपने अंदर शिफ्ट हो गए धर्मशाला में। उसके बाद में कुदरती बारिश भी आ गई थोड़ी देर बाद में। बोला फिर वही बंदा दूसरे बंदे को दिख रहा है, जो उनका जो साथ में आ रखे थे ना, उनको दिख रहा है। दीवार थी ऐसे, दीवार के ऊपर खड़ा हुआ। बोला बाबूजी वो ऐसे सामने खड़ा है। बोला कोई बात नहीं, खड़ा रहने दे। बोला हम भी भगता आदमी, हमने किसी का बुरा थोड़ी ना करा है। बोला कि जब तक तुम नहीं छेड़ोगे तब तक वो भी नहीं छेड़ेगा। वो छलावा है, अपने आप देख के वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वो गायब हो जाता है वहां से। उसके बाद में थोड़ी देर पे ऊपर नीम नीम का पेड़ रहता है। तो जैसे ऐसा लगता है ना कि जैसा बारिश जब बूंद पे जम जाती है पत्तों पे, तो झटकने से वो पानी सा गिरता पानी है। गिरता है। तो वो ऐसे झटक रहा और वो पानी गिर रहा। तो वो सोचा कि भाई
पानी गिर रहा है ऐसे ऐसे करके। तो उसने देखा, तो वो लगा उसको ऐसे जैसे हल्का सा ब्लड टाइप का नहीं होता है ऐसे। तो बोला बोला बाबूजी ये तो ऐसे ऐसे खून लग रहा है मेरे को। तो वो देखते ऊपर ऐसे करके, तो वही बंदा ऊपर पेड़ पे, और उसके शरीर से वो खून टपक रहा थोड़ा थोड़ा। तो अब वही बात हो गई। अब लास्ट बार जो एक दिन पहले जो लेडीज मिली थी उन्होंने ही बोला था कि खून दोगे, खून दे किसी दो, को बचाओगे कि हाँ। नहीं बचाओगे, दया धर्म है कि नहीं। हम्म तो गुरुजी वो बोलते हैं बाबूजी, बोला कोई बात नहीं, बोला इनको जो करना है करने दे, बोला अपना जब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम्म तो ये छलावा ऐसा था, उनको परेशान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। हम्म लास्ट में भाई वो निकलते हैं वहाँ से, उनको 2 रातों का एक्सपीरियंस हो गया। वो सुबह फिर उठते हैं। अब सुबह वो बोलते यार पहले भैया ऐसा हुआ था, सेकंड बार में भी ऐसा हुआ, हम्म पर अब किसी को बोले तो क्या बोल रहे हैं। हम्म तो ये 2 रियल इंसिडेंट थे जो उनके साथ में 2 रातों को हुए, हम्म बाबूजी के साथ में। लेकिन बाबूजी ये बता रहे थे कि बोला भाई दिख रहे थे, परेशान कर रहे थे। दिन में वो क्या करते, उठते हैं, उठने के बाद बोलते हैं कि चलो, वो सोचते हैं कि रात को जो था वो हो गया, दिन में तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे वो सुबह उठते हैं अपना भाई पेड़ की दातुन तोड़ने के लिए बोलते हैं कि भाई दातुन वगैरह कर लेते हैं। उसी पेड़ पे वही एंटिटी सेम दिखी उन्हें दोबारा, दिन के समय। दिन के टाइम पे भी। एक तो ये था ना भाई, रात को था भाई, कोई हम्म टाइम पीरियड होता भाई 3 साढ़े 3 बजे, उसके बाद में निकल जाते, नहीं होता इफेक्ट। वो सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे की बात बता रही हूँ। बोला कि सुबह का टाइम था, 5:30 6 बजे का, मैं उठा हूँ, वो एंटिटी दिखी है मेरे को लाइव। वही वाइट कलर के कुर्ते पजामे, और लड़की की आवाज़ में उसके पैर बिल्कुल उल्टे। हम्म तो वो बोलता है, बोला कि यार तो और वो थे ऐसे जैसे कि वो होते हैं ना, फांसी टंग जाता है जैसे हम्म कोई इंसान, हम्म फांसी टांग देते पेड़ पे, ऐसा लटका हुआ दिखा उसको, बहुत बड़ा जंजाल टाइप में। अब वो गुरुजी, वो बाबूजी थोड़े बीमार भी थे उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने कर लिया एडजस्ट। उसके बाद में वो फिर इनविजिबल हो गए। तो उनसे पूछा, उनसे बोला भाई क्या दिक्कत है ऐसे ऐसे करके। तो बोले बाबूजी जैसे आप आए हो ना, पैदल पैदल भटकते हुए, मतलब गांव के रास्ते। हम्म तो बोला कि वो बाबूजी ने पूछा, बोला बताओ तो दो इसमें क्या चीज़ है। बोला कल तो जो हुआ सो हुआ, बोला कल तो मैं निकल गया था वहाँ से, बोला आज भी ऐसे हुआ है। तो बोला कि कुछ तो दिक्कत परेशानी होगी जो ये ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ हम्म पे। तो बोला बाबूजी दिक्कत ये है, राजस्थान के 4 लहसुन बेचने वाले आए थे गाँव में, वो रुके थे यहाँ पे रात को, और यहाँ पे जो इन एंटिटी थी ना, चारों लहसुन वालों को मार दिया उन्होंने, इस एंटिटी ने। बोला चारों को मार ही दिया चारों जान को से। मार दिया, किसी को लटका के मार दिया, किसी का गला घोट के मार दिया। तो बाबूजी बोले मार दिया होगा भाई, अब गांव के लोग बता रहे हम्म हैं तो। बोला कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप बच गए। बोला हम्म भाई मेरे कल साथ ये भी कल भी यही हुआ था कि गांव वालों ने बोला कि हम्म वहाँ जाके रुक जाओ, हम्म वहाँ से मैं बच बुचा के आया हूँ, मैं अकेला तो हूँ नहीं, हम्म और भी है मेरे साथ में। हम्म बोला आज भी मेरे साथ ही हुआ। तो बोला बाबूजी बहुत अच्छी किस्मत है। बोला ये जगह इसलिए दिक्कत है क्योंकि राजस्थान से बेचने आए थे लहसुन वगैरह हम्म 4 बंदे, बोले चारों को मार दिया था। अब उनकी एंटिटी घूम रही है या किसी और की घूम रही है इतना तो हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ इस जगह में दिक्कत है। तो बोला भाई बता तो देते कम से कम। हम्म बोले बाबूजी अब वो बात है, शाम का टाइम था, हम्म अब कोई ढंग का ठीक बंदा होता तो वो तो बताता, अब ये नए बच्चे हैं, इनको इतना कुछ पता है नहीं। हम्म बोले इस वजह से दिक्कत हो गई। तो बोलते चलो ठीक है। तो बाबूजी बोले कि चलो भाई निकलते हैं। तो तब वो अपना बोल के चले गए। हम्म तो बोले कि जैसे ही सीम पार किया ना मैंने, वो साथ में अपनी टोली लेके चली गई। चलो हम्म भाई जो भी था जो भी हुआ, हम्म भगवान की तरफ से नुकसान नहीं हुआ किसी को। हम्म तो बाबूजी और वो बात करते करते चल रहे। बोला बेटा हम ठीक थे, भगवान के भक्त हैं, इस वजह से बच गए, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरी कहानी बन जाती। तो बोले जैसे ही हमने गाँव की सीम पार करी है, वैसे ही पीछे से आवाज़ आई है, बोला जा बच गया, भगत था इस वजह से छोड़ दिया। बोला नहीं तो किसी को भी बख्शते नहीं हम। ये बोल के घर पे आए हैं वो, हम्म उन्होंने अपने घर पे बताई है। हम्म तो जो जिसने मेरे को ये स्टोरी हम्म बताई है, उनके पिताजी, उन्होंने फिर बताई है उनको सबको। हम्म तब इनको पता चला, तो इन्होंने मेरे को ये नरेट किया कि मेरे नाना जी के साथ, बड़े नाना जी के साथ ऐसे ऐसे हुआ था।
पहला ये इंसिडेंट था। हाँ, नुकसान हुआ नहीं, पर ये है कि अच्छा खासा ये दिखा दिया। ये होता है ना कि भाई भगत आदमी के साथ नहीं होता, वो अपना वो भाई रहता है। पहले वो शब्द नहीं था, पर सच्चाई तब भी वही ऑरा, और कि उनका ऑरा इतना अच्छा था उनका कि वो हार्म ऑरा नहीं कर पाए। उनका ऑरा स्ट्रांग था। जबकि वो ये बता रहे थे कि भाई मैं बीमार था, बीमार थे उस टाइम पे, वो हम्म बता रहे थे, बोले बीमार रहते थे। और मैंने मना भी करा था कि नहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, बारिश ऐसी तेज आ गई और बाहर का रास्ता ऐसा हो गया कि उसके बाद में उन्होंने बोला बोला उसके बाद में उन्हें 2 दिन लगे आने में, लेकिन वो रात को कहीं नहीं रुके। हम्म उन्होंने अपनी रात को, अगर ऐसा लगता था कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो अपनी माला जपते थे, अपना राम का नाम लेते चलते थे, गोरखनाथ जी का नाम लेकर चलते थे और चलते रहते थे। बोले मैं तो अपने पीर बाबा को, अपनी देवी देवताओं को याद करते करते आ गया। उसके बाद में फिर वो बीच में नहीं रुके, बोले कि एक टाइम ही ऐसा हो गया कि 2 दिन बच गए, तीसरी रात पता नहीं कहाँ रुके ना रुके। सही तो बात। एक माइंड सेट उनका ऐसा हो गया कि अब तो रुकना ही नहीं है, चलना है तो चलते जाना है। तो भाई पहला तो ये था। तो का आज के टाइम पे ये, एक तो ये बोलते हैं ना कि हाँ नहीं मानते, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो भक्त आदमी है ना, उन पे भी हावी हो जाती है ये चीज़। अब वो तो बस उनकी किस्मत है, उनका ओरा क्लीन अच्छा था, स्ट्रांग ओरा हो गया था, इस वजह से वो भाई रुके थे। दूसरी बात, उनकी ना तबीयत खराब थी, पर फिर भी उनकी विल पावर बहुत अच्छी व्हील थी। पावर अच्छी थी, और वो कि हौसला भी दे रहे थे अपने वही टीममेट्स वही को विल पावर, कि क्योंकि भाई तुम्हें कुछ एक्चुअल। नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं लेकर आया हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अगर कोई विपदा आएगी तो पहले मैं खड़ा हूँ। आज के दौर में भी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अगर आपकी विल पावर अच्छी है ना, तो 80-90% चांस है कि आप वैसे भी निकल जाओगे। क्योंकि रीज़न क्या है कि आप जब तक अपने अंदर विल पावर नहीं लाओगे, तब तक आप फाइट बैक ही नहीं कर पाओगे। भाई और यही चीज़ें देख व्हील के। पावर ही है ना, व्हील पावर हो गया, ओरा हो गया, ठीक है। आदमी आधा खा मरता है, आदमी आधा मरता है यार। अगर वो अगली चीज को अपने ऊपर हावी होने देता ना, तो आदमी 50% चांस आदमी का वहीं खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड ले लो आप। हम्म अगर आप कोई मेहनत करते हो, अगर आप ये हम्म सोचते हो कि भाई मेरी मेहनत यहाँ विफल हो जाएगी, हम्म तो आधा आदमी अपने अंदर से ही सोच लेता ना, तो मोटिवेशन खत्म ही हो जाती है, मोटिवेशन मोरल पूरा डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस वो आधा वहीं खत्म हो जाता है। बाकी फिर अगली चीज हैवी हो जाती है, तो फिर आदमी ये सोचता है कि अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो बस ये था, बाबू जी का अपना ओरा भी क्लीन था, जबकि बता रहे थे तबीयत भी खराब है, और एज भी कुछ 70+ की एज की बता रही हैं उस टाइम पे। 65+70 के बीच की एज थी उस टाइम पे बता रहे थे। तो बढ़िया था उनका ओरा भी। गाइस, कहानी बेशक बहुत पुरानी हो, पर वही बात है जो आज हम 2026 में बैठ के भी कहते हैं। अपने आसपास अगर जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना ऑरा क्लीन रखोगे, उतने ही ज़्यादा आप जो है इन सब चीज़ों से डील कर सकते हैं, अगर आप नॉन बिलीवर हो तो भी। क्योंकि चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, मानो ना मानो चीज़ें हैं, पर आप इनमें जितनी रुचि रखते हो फिर आप में रखती हैं, जो हमेशा से कहता आया हूँ। पर मैं ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग रखो ना, इतनी पूजा पाठ में रहो, अपनी भक्ति इतनी अच्छी रखो कि आपके पास ये चीज़ें पहुँचे ही ना। नॉन बिलीवर बन के जियो, क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आपने इस कहानी में सुना होगा कि उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई, खुद को तो खुद को, दूसरों को तसल्ली दी, मैं बैठा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो ये जब विल पावर इंसान के अंदर होती है ना, तो ये सब चीज़ें वैसे भी आप पे हावी नहीं हो पाती। ये चीज़ें तभी आपको हॉन्ट करती हैं, तभी आप पे पावर अपनी दिखा पाती हैं, जब आप उन्हें दिखाने देते हैं, जब आप उनसे डरते हैं। आप नहीं बिलीव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हैं तो भी ठीक है, पर आप इन सब चीज़ों से जितना बच के चलेंगे, उतना ही आपके जीवन में अच्छा है। कहानी को कहानी के तौर पे ले रहे हो, और भी अच्छी बात है। तो योगेश भाई, अब अगली कहानी फिर ये सब्सक्राइबर की है या फिर कोई इंसिडेंट है, क्या है? भाई ये भी सब्सक्राइबर की है। ओके। और जब मैंने इस स्टोरी को पहले तो समझा, हम्म फिर इसको मैंने छाटा, मैं कहा ये स्टोरी ऐसी है जो कि ऑडियंस के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सनली मेरे को अच्छी लगी। हम्म तो इस वजह से कुछ मेरी फेवरेट हो गई, कुछ हम्म सीख होती हैं, जैसे अभी हम्म लास्ट में हमने देखा था हम्म कि भाई बाबूजी का ओरा अच्छा था, हम्म तो इस वजह से उन्होंने अपनी जान बचाई। और ये स्टोरी ऐसी है भाई, जैसे आप किसी की हेल्प करते हो ना, हम्म अब उसमें हेल्प तो हो जाती है, लेकिन वो बंदा अपना, मतलब ये लगा लो, हेल्प के चक्कर में, दया के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको, सब समझ में आ जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसको। भाई ये जो सब्सक्राइबर है जिसने मुझे भेजा था, उसका फ्रेंड था। हम्म तो पहले क्या होता था, जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ती थी 2 महीने की, हम्म गर्मियों की जो छुट्टियां बोलते हैं हम, हम्म तो छुट्टियों में वो जा रखा था अपने मामा नाना के घर पे। तो नॉर्मल बच्चे जैसे जाते हैं, तो वह भी जाता है, तो वो आस पास में जो दोस्त रहते हैं, तो उनके साथ वो भी, ऐसे दोस्तों के साथ वो भी खेल रहा था। तो उनके घर के एक घर छोड़ के, मतलब ऐसे ही सामने टच में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी।
तो वो दोस्त बन गया था उसका, क्योंकि वो हर बार जाता था तो उससे मिलता था। तो अब की बार जा रखा था, तो मुस्लिम फैमिली में थे वो, तो यारी दोस्ती हो गई उनकी। हम्म। तो वो बोल रहे कि चल यार, एक तुझे पता मेरे वो आ रखे हैं दादाजी। तो बोलता अच्छा, बोलता हाँ। बोले चल दादाजी के पास चलते हैं, वहाँ बैठेंगे। तो वो दोस्त तो था ही, तो चले जाते हैं। तो उसके दादाजी बैठते, तो ऐसे ही बैठे बैठे यही बात चल जाती है भूत प्रेतों की। तो उसकी फैमिली बैठी हुई थी सारी। तो वो बोलते हैं कि वो मतलब मुस्लिम में जैसे अब्बू बोल देते हैं। हम्म। तो बोल रहा है कि अब्बू ऐसे ऐसे है स्टोरी। तो वो बोलता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें एक सच्ची कहानी। तो बोलता है हाँ बताओ। तो सारे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो हम्म। बैठ के बताने लगता है। तो वो बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छी सी स्टोरी जो कि रियल इंसिडेंट्स है। तो बोलते हैं हाँ बाबूजी बताओ। तो बोलता है जब हम छोटे छोटे थे ना, तो एक दोस्त था मेरा, ठीक है। अब हम्म। उसका नाम मान लो नदीम है। हम्म। नदीम नाम का मेरा दोस्त था। तो क्या था, नदीम जो ऐसा बच्चा था जिसको ये भूत प्रेत पिशाच ये शुरू से ही दिखते थे। हम्म। एक अच्छा। शुरू से ही, बचपन से ही। हम्म। अब उस पे कोई कुछ भी लगा लो, कोई मतलब शक्ति ऐसी हो गई या फिर उसका ऑरा ऐसा हो गया। तो साइकिक मीडियम में कहते हैं उसके थर्ड आई पहले से ही थर्ड ओपन आई थी। पहले से ही तो उसको दिखते थे। हम्म। तो एक बार की बात है, क्या होता है, वो जैसे है ना, उसके बगल में एक प्लॉट खाली रहता है। तो उसके बाबूजी बोलते कि यार एक काम करते हैं, प्लॉट बना देते हैं अपना। उस टाइम पे किराया वगैरह था, उस पे दे देंगे। तो क्या करते हो, प्लॉट बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं उसको, रेंट वाले आते हैं। तो ये जो नदीम रहता है ना, ये देखता है, किराएदार के पास जाता है ये ऊपर। तो जैसे ही नॉर्मली छत पे जा रहा होता कुछ काम के हम्म। लिए, तो जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ता है ना, तो ये देखता है साइड में। तो वो हस्बैंड वाइफ रहते हो साथ में। हम्म। तो वो जो हस्बैंड रहता है वो ऊपर ही रहता है छत पे। तो वो ऐसे ही झाँक के देख के और ऊपर आ जाता है। तो बोलता है कि, बोला भाई जी, बोलता है हाँ बताओ। बोला कि आप कौन कौन रहते हो। हम्म। तो वो ये बोला कि भाई मैं और मेरी मिसेज। तो बोलता है कि नहीं, अंदर एक आदमी बैठा है 40-45 साल का, वो कौन है। तो बोलता है भाई मैंने बताया तो, मैं और मेरे मिसेज रहते हैं, अभी तो कोई भी नहीं है साथ में। हम्म। बोले मैंने देखा है। तो बोला कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम्म। बोले चल नीचे चल के दिखा, नीचे जाके देखते हैं। तो उसकी मिसेज रहती है। तो बोला कोई आया था बुजुर्ग आदमी। तो बोले नहीं। तो बोले पता नहीं, नदीम बता रहा है ऐसे ऐसे करके। हम्म। बोले नहीं, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ और मैं तो टीवी देख रही हूँ। बोले यहाँ तो हम्म। कोई भी नहीं है। तो वो बोला कि अच्छा तेरे को मैं ही मिलागा मजाक करने के लिए। हम्म। बोला भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। हम्म। बोला चल कोई बात नहीं। अब उसने आवताव कर दी, बात चली हम्म। गई। थोड़े दिन बाद में क्या हुआ, नदीम की जो थी दादी बीमार हो जाती है घर पे। हम्म। तो वो ये बोलता है कि उसके पिताजी और उसकी माँ जो रहती हैं, वो उसको दादी को ले जाते हैं हॉस्पिटल। वो ये 2-4 दिन बाद की बात रहती है। तो वो बोलता है कि भाई नदीम, तू घर का ध्यान रखियो आराम से, हम्म। ठीक है। और हम या तो शाम को आ जाएंगे, नहीं तो 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो वो खाना वाना जो है तू बना लियो अपना, देख लियो जैसे भी है। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद में वो शाम को खड़ा रहता है नीचे। तो अब जैसे टंकियों में जैसे पहले पानी चलता था ना, पहले के ज़माने में जैसे टूटी आती थी भाई, हम्म। पानी आता है। हम्म। तो वो खड़ा रहता है नीचे, तो उसे आवाज़ आती है ऊपर से रूम से बच्चे रोने की। वो बोलता है कि बच्चा, बोला कि अब वो दोबारा जाते हैं। वो जाके और उसी, बोला भाई साहब, बोला हाँ। बोला कि ये बच्चा इतनी देर से रो रहा, आप इसे चुप नहीं करवा सकते। तो वो बोलता, बोला भाई तो पागल है क्या, कौन सा बच्चा रो रहा है। हम्म। बोले आवाज़ आ रही है बच्चे रोने की। बोला भाई हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। हम्म। बोले छत पे रो रहा है। बोले कि भाई हमारी शादी हुई है, अभी हमारा कोई बच्चा नहीं है। उस दिन भी तू ऐसे बोल रहा था कि कोई हम्म। बूढ़ा आदमी है। बोला हम दो ही रहते हैं यहाँ पे। बोला चल दिखाऊं, चल गए। अब वो भाई उसे ऊपर लेके जाता है। बोला टेरिस से आवाज़ आ रही है। बोला मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा बच्चा, लेकिन ऊपर कोई बच्चा रो रहा है। बोला अब हम्म। चलो तो सही मेरे साथ। बोला चल भाई, अब वो जाके देखते हैं। तो अब उसे बच्चा दिखता है। बोला ये रो रहा है बच्चा, यहाँ लेट के, छोटा ही बच्चा रहता है। बोला भाई यहाँ कुछ नहीं है, तू जा
और मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं जा रहा हूँ अपने घर। कोई बात नहीं, वो बात भी आई गई। अब दूसरे दिन क्या होता है, उसकी दादी आती है घर पे वापस, ठीक हो गए। तो वो अपने भाई रूम में रहते हैं, तो उसके पापा आते हैं, उसकी मम्मी आते हैं, बोले नदी में एक काम कर, दादी को लिया गाड़ी से उतार के। बोले मैं सामान ले रखे मैंने, मैं दादी का सामान मैंने ले रखा है, तू जाकर उतार के लिया। तो अब वो जैसे ही जाता है ना, गाड़ी खोलता है, गाड़ी खोल के वो रह रह जाता है। तो देख के दादी रहती है उसकी, बोला दादी ये किसे ले आए तुम अपने साथ में, ऐसे बोलता है वो सीधा छुटती। और वो देख कर भाग गया, तब वापस आकर अपने कमरे में लेट जाता है। तो बोलता भाई उतार के नहीं लाया दादी को। बोला दादी के साथ तो कोई है, मैं नहीं उतारूंगा। वही कोई बात नहीं, गई आई बात को ला के और बैठ जाते, उसकी दादी आ जाती है। तो क्या होता है, जैसे उसके जो दादा थे ना, वो फौजी उसमें थे, फौज में थे, तो उनका एक वो रहता संदूक सा। तो वो क्या करता है, कुछ दिनों बाद में ना, ये जैसे एक दिन बाद में, तो वो जैसे दादी बैठती है ना, तो उस संदूक पे वो एंटिटी बैठ जाती है। वो देखता है ऐसे, तो बोलता है कि ये मेरे दादा का संदूक है, यहाँ पे मत बैठ, यहाँ से उठ जा। अब जैसे सामने किसी को, आप लोगों को नहीं दिख रहा या उसको दिख रहा है, तो वो बोलता है भाई इसकी तबीयत तबीयत खराब है क्या, मतलब जो मिलने मिलने आते उसकी दादी से। तो बोले कि नहीं तबीयत खराब नहीं है। बोले कि फिर यार ऐसे क्यों बोल रहे है। तो बोले कि यार पता नहीं, अब उनके पास भी कोई जवाब नहीं रहता। तो वो क्या करता है, उस अपने जो दादा का वो जो रहता है ना संदूक, उसको जला देता है। बोले इस पे वो बैठी थी, बोले इसलिए मैंने इसको जला दिया, वो संदूक को जला देता है। और भाई जैसे वो संदूक को जलाता है ना, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उसकी दादी एक्सपायर हो जाती है। अब वो बोला मेरे पापा बोला था ना कि किसी को लेकर आए हो आप साथ में दादी को, ऐसे ऐसे करके। अब वो ये सोचते हैं, बोले यार ये एकदम से हादसा ऐसा हो गया। बोला अब इसमें करे भी क्या, अब लोग बाग आते हैं भाई मरने के बाद में मिलने मिलने के लिए। तो वो मतलब उसको इतनी इतनी चीजें दिखने लग गई थी, इनविजिबल विजिबल होती थी उसको। घर वाले अब परेशान होने लगे। अब वो ये सोच रहे, बोले यार करे तो करे क्या इसका। अब मेहमान आ गए, बोलते कि ये देखो ये नदीम तो, ये तो नशे भी करने लग गया, क्योंकि वो बिल्कुल सूख गया बिल्कुल। एंटिटी उसे ऐसी ऐसी दिखती थी, और इसकी तो आंख भी लाल रहती है। तो रिश्तेदार ये बोलने लगे भाई ये लड़का तो बिल्कुल गया है, तो नशे पते में चला गया, नशा करने लग गया। और उसके साथ दिक्कत कुछ और थे भाई, जैसे उसकी दादी की वो तेरहवीं वगैरह करते हैं ना। तो ये बोलता है, बोले कि वो अपनी वाइफ से बात करता है, उसके पापा बोले कि इसको मैं अपनी बहन के पास भेज देता हूँ, ये वहाँ रह लेगा, अपनी 11th 12th कर लेगा, क्योंकि वो था उस टाइम पे 9th 10th क्लास में। अच्छा। तो बोले तो इसके अभी 1 2 साल रह रहे हैं, मैं इसको अपने वहाँ भेज देता हूँ इसकी बुआ के पास, वहाँ 1 2 साल पढ़ लेगा, इन चीज़ों से भी दूर रहेगा, क्या पता यहाँ पे इसको ऐसा विजिबल होता हो। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है भेज दो। वो अपने भाई फ़ोन करता है अपनी बहन के पास में, उसकी बुआ के पास में नदीम की। बोले कि ऐसे ऐसे नदीम को ले जा तू आके, और वहाँ पढ़ाना इसको। तो भाई उसकी बुआ आती है लेके और चली जाती। फिर पूछते लेकिन दिक्कत क्या है, बोले कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, अब इसको कोई चीज़ दिखते हो हमें नहीं दिखती। तो बोले भाई इसका इलाज वगैरह। बोला कि इलाज इसका कुछ नहीं है। बोला अगर तेरे वहाँ पे इलाज हो ना तो तू दिखा लियो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जो भी पैसा देला जो लगेगा हम कर लेंगे। तो बोले ठीक है। अब इसकी बुआ भाई इसको अपने घर ले आती है। अब ये अपने घर में आराम से जैसे नॉर्मल तरीके से जैसे रहता है ना, वैसे रहता है। फिर भाई कुछ दिनों बाद इसकी बुआ ने इसका एडमिशन करवा देती है स्कूल में। तो ये स्कूल जाने लगता है। तो जब ये स्कूल जाता है ना, तो ये बिल्कुल सहमा सहमा सा क्लासरूम में आराम से बैठा रहता। तो वहाँ पे इसके कुछ यार दोस्त थे जो बनते हैं। तो वो बोलते नदीम तू खेलने क्यों नहीं चलता हमारे साथ में। बोला भाई मैं खेलने नहीं जाऊँगा, मेरे को पसंद नहीं है खेलना। बोला क्यों पसंद नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तेरे को। बोला ना कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला तो चल ना हमारे साथ खेलने, चलता क्यों नहीं है। तो फोर्स करते हैं, तो बोलते चल ठीक है चला जाता है। फिर वो स्कूल के प्लेग्राउंड में जाता है, जाके वो सब खेल रहे होते हैं। तो फिर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है ऐसे नॉर्मल सा। तो उसके फ्रेंड बोलते बोला नदीम खेलना, क्या हो गया। बोला जैसे सामने पेड़ रहता है, बोला तेरे को पेड़ पे 2 आदमी दिख रहे हैं फांसी खाए हुए, ऐसे बोलता वो। अब उसके जो दोस्त रहते हैं वो देखते हैं पेड़ पे तो कुछ भी नहीं है, इसको दिख रहे हैं नदीम को। बोला यार कुछ नहीं है यार, तू क्यों डर रहा है।
बोला अच्छा चल ठीक है, वो नहीं दिख रहे। बोला जो 2 आदमी चक्कर लगा रहे जिनके आँख नहीं है वो दिख रहे हैं तेरे को? वो ऐसे बोलता है, वो बोलता है कि भाई वो थोड़ा सा बच्चे तो रहती हैं, डर के वो क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम में जाके वो मैडम को बोल देते हैं, प्रिंसिपल को, मैडम हम नदीम के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे डराता है वो, हमें नहीं खेलना उसके साथ में। तो क्लास टीचर बोल देती है सीधा प्रिंसिपल को, भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। अब प्रिंसिपल क्या करती है, प्रिंसिपल फ़ोन करके उसकी बुआ को बुला लेती है, बोला आप स्कूल में आओ। अब उसकी बुआ आ जाती है, बोला कि बच्चों ने हमें ऐसे ऐसे बताया कि नदी में ऐसी ऐसी अफवाह उड़ा रहा है स्कूल में कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे पेड़ पे कोई लटका हुआ है। बोले कि ये तो बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है, इससे स्कूल की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये कल को अपने बच्चे जो हैं जिनको इन्होंने बोला है ये जाकर अपने मम्मी पापा को बताएंगे, स्कूल की रेपुटेशन तो बिगड़ेगी। मैं ऐसे टॉलरेट नहीं करूँगी और दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मैं इसका नाम काट दूँगी। तो इसकी मैडम बुआ बोलती है, बोले कि ठीक है मैडम मैं इससे बात कर लूँगी, आप नाम मत काटो, मैं घर ले जाके इससे बात करती हूँ। तो वहाँ पे बोलते ठीक है। अब जाने के बाद में ये लेकर आती है घर पे, बोले नदीम क्या दिक्कत है बता। तो ये रोने लगता है अपनी बुआ के सामने, बोले कि बुआ मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ दिखती हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बोले मेरे को वहाँ भी दिखती थी घर पे, मेरे को यहाँ भी दिखती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ना मेरे से पढ़ाई होती, ना मेरा किसी खेलने में मन लगता, ना मेरे को किसी से बात करने में मन लगता। बोले मैं जो भी मतलब जब भी अकेला होता ना, जब भी देखता हूँ मेरे को सारी चीज़ें दिखती हैं। बोले लेकिन बोले दिखती बचपन से ही है, लेकिन अब जब से दादी वगैरह जब से गुजरी है ना उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो इसकी बुआ थोड़ा विश्वास करती है उसकी बात में, तो बोलती है चल ठीक है मैं तेरे को एक जगह लेके चलती हूँ। तो इसकी बुआ जाती है एक मौलवी के पास इसको लेके। तो मौलवी के पास जाते हैं तो बैठते हैं। मौलवी देखता है, बोलता है मेरे को पता है तुम क्या बीमारी लेकर आए हो। तो वो बोलते हैं कि बोले कि पता है तो बताइए क्या करना है। बोले लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसके साथ कोई छोटी मोटी चीज़ है, मेरे पास इलाज नहीं है इसका। तो बोले कि वो उसकी बुआ भी रोने लगती है मौलवी के आगे, बोले मौलवी जी ऐसा तो मत करो, मेरा भतीजा है ये ऐसे ऐसे है और बहुत परेशान है, बोलो कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो वो होगा। तो वो बोलते हैं, बोले एक बंदा है जो ये सारी चीज़ देखता है, जो इसे ठीक भी कर सकता है। तो बोलते कि कहाँ मिलेगा। तो बोले कि जैसे 2 रास्ते पड़ते थे एमपी और राजस्थान की साइड से। तो बोले कि राजस्थान की जो ऊंची वाली जो पहाड़ी है ना, वहाँ मिलेगा वो तुम्हें। वहाँ जाके तुम, बोले उसे ये भी नहीं कि बहुत बंदे जानते हो, ये भी नहीं है कि बहुत बंदे ना जानते हो, बोले वहाँ चले जाना तुम। तो बोलता ठीक है चले जाएंगे। अब उसकी बुआ उस बोल के लेके नदीम को सीधा और उस रास्ते निकल जाती है उन्हें ढूंढने के लिए। अब वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उनसे पूछती है कि ऐसे ऐसे है क्या नहीं है। तो बोलते भाई वो मिलेंगे तुम्हें ऊपर पहाड़ी पे। बोलते ठीक है। वो जाते हैं, जाने के बाद में पहुंच जाते हैं। वो अपनी मतलब तांत्रिक टाइप में रहते हैं, वो अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तो जाके उनके पास खड़े हो जाते हैं। तो जैसे वो आँख खोलते हैं, देखते हैं इसको नदीम को, बोले कि आ गए। बोले इसका रोग तो बहुत पुराना है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। तो बोला कि तांत्रिक को बोलते कि आप कैसे भी करके कुछ भी करके इन्हें ठीक कर दो। तो बोलता है कि ठीक है कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि कोशिश ही कर सकता हूँ मैं भी, लेकिन जो इसका जो राग है वो बहुत पुराना है, बचपन से है। बोले मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, उसमें इसको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो वो बोलते कि तू नदीम से कि भाई जो ये बोले ना तू वो कर लियो। तो वो बोलता है कि हाँ जो बोलोगे ना वो मैं करूँगा। अब आता है सस्पेंस बढ़िया वाला। तो वो बोलता है कि आप इसको यहाँ छोड़ के जाओ 3 दिनों के लिए। उसकी बुआ से बोलता है, बोला आप यहाँ से जाओ 3 दिन ये मेरे साथ रहेगा, ठीक है, और 3 दिन में तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं है, चौथे दिन आना है, ठीक है, क्योंकि तीसरे दिन पड़ती है मावस, मेन जो क्रिया होगी वो मावस वाले दिन ही होगी।
तो उसकी बुआ एक बात तो सोचती है, बोले कि मैं यहाँ पास में ही रह लेती हूँ ना। बोला नहीं, ये और मैं, तीसरा कोई नहीं। तो समझाती, इसकी बुआ बोलती चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। अब भाई इसकी बुआ नीचे आ जाती है, मुझे पहाड़ी से नीचे उतर के गाँव होता है वहाँ आ जाती है। अब ये समझाता है, बोलता है देख, तीन तीन रातें हैं, तीन रातों को जो मैं क्रिया करूँगा ना उसमें तेरे को मेरा पूरा साथ देना है, ठीक है। और पहले ये बता दूं कि इस क्रिया को करते टाइम पे जहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरे बगल में बैठेगा ना, तो तेरे को कहीं उठ के जाना है ना कुछ भी, मतलब तेरे को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ मेरे पास रहना है। तेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो तू बचपन से देखता है वो भी दिखेंगी, ठीक है। लेकिन तेरे को भयभीत नहीं होना है बिल्कुल भी, हिम्मत बना के रखनी है। तो बोलता नितिन, बोलता ठीक है। तो भाई वो अपनी पहले दिन की क्रिया स्टार्ट करते हैं, रात को 12 बजे स्टार्ट करते हैं। तो जैसी क्रिया वो पढ़ते हैं तो नदीम को उस सर्कल के बाहर वो एंटिटी दिखने लगती है जो उसने बचपन से देखी थी, जो कि उसके आसपास रहती हैं ऐसी ऐसी करके। तो भाई वो डर जाता है बहुत ज़्यादा एंटिटी एंटिटी को देखकर नदीम, मतलब ऐसे, मतलब उसको कुछ कर तो नहीं रही थी लेकिन मतलब अंदर से वो ऐसा इतना डर गया था कि बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। कैसे न कैसे करके वो 2 घंटे में वो क्रिया ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी रात आती है, दूसरी रात को भी सेम वही प्रोसेस करते हैं, अपने मंत्र जाप करते हैं। वो मंत्र जाप करने के बाद में फिर उसको वो एंटिटी दिखती है जो उसने कभी देखी भी नहीं थी दूसरी रात में। अब पहली रात को तो उसका ये था कि थोड़ा विजिबल था, हाँ ये ऐसी दिखती है ऐसी दिखती है ऐसी दिखती है। अब दूसरी जो रात आई ना उसमें वो एंटिटी दिखी भाई उन्हें, जो कि नदीम ने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी, बहुत भयानक भयानक वाली। तो नदीम बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन हिम्मत बनाए रखता है। बोला था उन्होंने कि साथ में रहना है, तांत्रिक ने, उठना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाओ। बोला तेरे को कुछ करेंगे नहीं है लेकिन तेरे को उठना नहीं। तो वो ही जो उनसे बोला था हिम्मत बांधे, वो बैठा रहता है। वो दूसरी रात भी निकल जाती है कैसे न कैसे करके। अब आती है अमावस्या वाली रात, तीसरी रात जो होती है। तीसरी रात में तांत्रिक बोलता है, बोला आज इस क्रिया का आखिरी दिन है, ठीक है। और अगर आज ये क्रिया पूरी हो गई ना तो तू इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अब भी तेरे से यही बात बोलूँगा, चाहे तेरे को कुछ भी दिखे, कोई भी बुलाए, मतलब तेरे को उठना ही नहीं है। मतलब स्टक बैठे रहना तो बैठे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर की उधर पलट जाए, तेरे को हिलना नहीं है यहाँ से। बोला कि अगर ये क्रिया पूरी नहीं हुई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बोला इस मारे मैं तेरे को बोल के बैठ रहा हूँ पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। बोला ठीक है। अब वो क्रिया स्टार्ट करती थी तीसरे दिन। अब जैसे क्रिया स्टार्ट होती है ना, उसको पहले तो वो दिख रही थी, पहले तो पहले दिन उसको दिखी जो उसे दिखती थी। दूसरी नाइट में उसे दिखी जो उसने कभी देखी भी नहीं थी, वो भी दिख रही थी, ठीक है। अब जो फाइनल डे आता है ना उसमें उसको जो दिख रही थी वो भी दिखी, जो ना दिखती थी वो भी दिख रही थी, दोनों वो हो गई। और तीसरी वहाँ पे आसपास में उस एरिया में जितनी भी एंटिटी थी ना वो भी उसको वहीं दिख रही थी उस साथ में, और घूमते हुए दिख रही थी उस सर्कल के। अब वो इस चीज़ को देखो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। भाई धीरे 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 करके 1 डेढ़ घंटा निकलता है, ये अपना हिम्मत बांध के बैठा रहता है, बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 1 डेढ़ घंटा में क्रिया खत्म होने वाली होती है ना, वो धीरे 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 जैसे जैसे क्रिया बढ़ती है वैसे धीरे धीरे वे एंटिटीज जितनी भी रहती है वो सारी गायब होने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि क्रिया चल रही होती है और एंटिटी कोई भी नहीं दिखती, उसे थोड़ा सांस में सांस आता है कि हाँ बचा। फिर एक बहुत ठंडी हवा चलती है उस पहाड़ी पे, जैसी पहाड़ी पे ठंडी हवा चलती है उसी के कुछ देर बाद में नदीम देखता है सामने उसकी बुआ आ रही है, और बुआ के पीछे एक परछाई आ रही है, ठीक है। और वो परछाई क्या कर रही है, नदीम की बुआ को मारते हुए आ रही है। वो थोड़ा सा और आगे आई, नदीम बैठा बैठा देख रहा था। अब पता तो उनको भी था, तांत्रिक को भी, कि ये है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि बोल इसलिए नहीं सकता था क्योंकि वो क्रिया कर रहा था। तो वो देखता नदीम, बोले कि मेरी बुआ को मार रही हो। वो देखते देखते क्या करता है, उसे ऐसा विजिबल होता है कि उसने उसकी बुआ का हाथ उखाड़ दिया और हाथ उखाड़ के फेंक दिया।
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता भाई। हम्म। वो देखता, बोलता है कि नहीं। दूसरी थोड़ी देर बाद दूसरे हाथ उठा के फेंक दिया। तीसरा वो देखता है कि जैसे वो गर्दन ऐसे बोलता कि तोड़ दूँ गर्दन को। होता क्या है, नदीम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और कुछ बुआ का प्यार उसके लिए ऐसा होता है, वो उठ जाता है वहाँ से। उठ के जैसे ही बाहर चल, जैसे सर्कल से बाहर हाँ। जाता है ना, वैसे ही तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। हम्म। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही वो गायब। सामने जो उसके दृश्य जो हो रहा था हम्म। सारा गायब। भाई वो तांत्रिक उस पर इतना गुस्सा करता है, बोला मैंने तेरे को बोला था चाहे कुछ भी हो जाए, तो तेरे को हिलना नहीं है। तूने वही काम कर दिया जिसका मेरे को डर था। हम्म। तूने सारी क्रिया खराब कर दी A to Z। अब नदी में रोने लग गया, बोला कि आपने ये बोला था कि कुछ भी हो जाए। बोला लेकिन मेरी बुआ को मार रहा था मेरे सामने वो, मैं बोला मैं हम्म। कैसे बैठ जाऊं यहाँ पे। अब भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उनको भी, तांत्रिक को भी बहुत डांटा, लेकिन फिर उसको दया भी आई। हम्म। बोला आपने यही तो बोला था कि कुछ हम्म। भी हो जाना उठना नहीं है। बोला अगर आप मेरे आपके सामने कोई आपकी माँ को या आपकी बुआ को ऐसे मारेगा तो हम्म। आप कैसे करोगे। फिर वो हम्म। उसे दया आ जाती तांत्रिक कि को। है भी तो छोटा बच्चा ही वो। हाँ, हम्म। 10 टेंथ हम्म। क्लास में कितना होता है बच्चा। वही। तो वो बोलता है, बोला भाई अब मैं तेरे को जो मेरे पास जो मेन विद्या थी ना मेरी, हम्म। मैं वो चीज़ देता हूँ तेरे को। बोला तेरे को अब ये चीज़ दिखेंगी, जिंदगी भर दिखेंगी तेरे को, लेकिन तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम्म। ऐसा काम मैं तेरे साथ कर दूंगा। तो वो बोला कि जो आप करोगे ना वो कर दो, लेकिन मैं ऐसा रहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता इन चीज़ों की वजह से। हम्म। तो बोला ठीक है। तो उसने कुछ मंत्र लेके दो भभूत दी। हम्म। तो बोले कि तेरे को है ना सिर्फ दो आत्मा सहनी है। एक आत्मा हुई कच्चा कलवा, दूसरी आत्मा होती है जो नॉर्मल जवानी वाला, जवान आत्मा होती है ना। हम्म। जवान आत्मा सहनी है और कच्चा कलवा। बोला सिर्फ तेरे को इन दो की जरूरत है, हम्म। ये दो सहनी है तेरे को, उसके अलावा तेरे को तीसरी आत्मा कोई नहीं सहनी। तो बोलता ठीक है। तो बोला कि तेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो तू अपने पास रखता हो हमेशा। हम्म। बोला मैं तेरे को एक घड़ा देता हूँ, वो घड़ा तेरे को अपने पास रखना है। दो घड़े दूंगा तेरे को छोटे छोटे, एक में होगी कच्चा कलवा, दूसरे में होगी जवान वाली आत्मा। तो वो बोला जी, बोला मैं तो स्कूल में भी जाता हूँ, हम्म। काफ़ी जगह जाता हूँ, मैं कैसे रख हम्म। लूँगा इसको। बोला मैं तो ऐसे नहीं रख पाऊँगा। बोला मेरे को तो और भी बहुत काम रहते हैं, अब मैं हम्म। घड़ा उठा उठा के कहाँ जाऊँगा। हम्म। तो वो देखता है कि एक परना टाइप का होता है अंगोछा जो अपने गले में पहना होता है। बोले हम्म। कि उससे वो जैसे अपने पसीने पूछता ना, हाँ। बोले कि ये अंगोछा तू हमेशा अपने साथ में रखता है। बोला हाँ ये तो मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, कच्चे कलवे की आत्मा और दूसरी वो जवानी वाली आत्मा वो बांध देता उसमें, उसके अंगोछे में बांध के। बोले ये तेरे को है ना, दोनों आत्मा है, ये तेरे को सहनी है उम्र भर। तेरे को चीजें तो दिखेंगी लेकिन हम्म। तेरे को इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी। हम्म। बोला अब क्योंकि ये क्रिया खराब हो गई हम्म। और ये क्रिया हो भी नहीं सकती दोबारा, ये सिर्फ एक ही बार होती है। हम्म। तो बोला ठीक है। अब वो क्या करता है उस अंगोछे को, बोले इसको बांधे रख अपने साथ। तो वो उसे कमर पे बांध लेता है यहाँ पे। बोलता है अब तू जा। वो उसे चला जाता है वहां से। अब वहां से निकलने के बाद में उसकी बुआ को लेकर, अब वो उसे यही रहता था, उसे सारी चीजें दिखती थी। तो कुछ दिनों बाद भाई क्या होता है, उसका एक दोस्त था, वो आता उससे मिलने के लिए। तो वो दोस्त परेशान रहता है, तो वो बोलता है भाई क्या बात होगी, परेशान क्यों है इतना, क्या दिक्कत परेशानी है। नदीम पूछता है उससे। बोलता है यार परेशानी तो क्या बताऊं, बहन की शादी करी थी अभी। हम्म। तो बोला फिर क्या दिक्कत हो गई। बोला दिक्कत कुछ नहीं, उसके साथ ऐसी ऐसे ना ओपरी पराई वाला सिस्टम चल रहा है, और यार उसके ससुराल वालों ने उसे लड़के और घर भेज दिया, और उसे ले नहीं रहे वो। बोला हम्म। मैं इस वजह से परेशान हूँ, वो भी शादी करी थी, इतना खर्चा करा था, साल भर भी हुआ नहीं है ढंग से, 6-7 महीने हम्म। हुए हैं। तो वो बोला, नदीम बोला कि मेरे को दिखा, मैं देखता हूँ चल के एक बारी। हम्म। वो मना कर देता, बोला ना भाई तू तो पहले ही इतना दुखी है, हम्म। तो पहले ही इतना दुखी है, तेने वैसे ही दिखे तो कहाँ के करेगा। बोला चल तो सही, हम्म। दिखा तो सही। चल भाई, लेके जाता उसको अपनी बहन के पास में। बोला देख ले भाई ऐसे ऐसे करता है।
भाई वो अपने मंत्र जाप से जो उसने कुछ जो गुरुजी ने उनको सिद्धि दी थी, उन तांत्रिक ने जो उसको सिद्धि दी थी, उसके लेखे जोखे से करके वो उसकी बहन को ठीक कर देता है। ठीक कर देता है, लेकिन वो जो मैं बात बता रहा था ना, उन्होंने ठीक तो कर दिया, लेकिन वो जो एंटिटी थी, वो उसने क्या करा, जो दो गांठ उसकी बंधी हुई थी, हम्म तीसरी गांठ उसकी बंध गई। अब पहले कच्चा कलवा था, हम्म और दो तो थी, पहला कच्चा कलवा, दूसरा और जवान जवान वाली। वाली आत्मा। अब उसकी परने में तीसरी गांठ लग गई। बोला जा तेरी बहन ठीक है। अब उसकी बहन चली गई। भाई एक दो वाक्य ऐसे उसके साथ हुए कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है। उसने मदद करने के चक्कर में दो तीन गांठ और बांध ली, मतलब वो एंटिटी का जितनी भी हीलिंग करी थी वो सारी पावर उसके ऊपर आने लगी। अब नदी में ऐसा हो गया है जैसे 40-50 साल का बुढ़ा रहता है ना, ऐसा हो गया। दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, सर के बाल झड़ गए, जैसे बूढ़ा हो जाता है ना इंसान, इस टाइप का वो हो जाता है। अब नदीम ने सोच लिया, अब भाई मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, कोई कितना भी प्यारा हो, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। तो भाई बस वही है ना भाई, टाइम जब इंसान का ख़राब होता है तो ऐसा ही होता है कि कुछ भी हो सकता है। भाई एक उनके रिलेटिव का कोई ऐसा जानकार था जो कि उसका बहुत खास भी था, वो आता नदीम के पास। अब गांव में पता चल जाता है कि भाई उतारे कौन कर रहा है, नदीम कर रहा है। ठीक है, बोला भाई आप उसके पास जाओ, आपका तो जानकार भी है, आपका दोस्त भी है, आपके रिलेशन में भी है। नदीम 40-50 साल का दिखने लगा था। दिखने लगा था, मतलब हाँ, उम्र मतलब वही जवान उम्र वाली। तो वही थी, लेकिन दिखने लगा था हम्म उन उतारा करते करते, मतलब जो हम्म शाप वो उनके ऊपर शरीर पे आता ना वैसा। तो वो बोलता है, बोला भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है नदीम, और मुझे मदद चाहिए। हम्म बोला भाई मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, मदद कर करके तो मेरी ऐसी हालत हो रखी है, हम्म मैं किसकी मदद करूँ और कितनी मदद करूँ। तो वो रोने लगता उसके आगे। बोला भाई मैं तेरे पास बोतास लेकर आया हूँ, अब जो कुछ है तेरे हाथ में है, तू कर ले हम्म जो तेरे को करना है। नदीम की फिर वही, चलो ठीक है, आखिरी मदद कर लेता हूँ इसकी। बोले चल भाई, उसकी मिसिज के साथ में ही दिक्कत रहती है। अब वो लेके जाता है, तो वो जो एंटिटी उसमें रहती है ना, हम्म वो बोलता है कि वो कुछ अलग हटके रहती है भाई, वो उसकी समझ से परे रहती है हम्म नदीम की। तो नदीम बोला कि एक काम करता हूँ, इसको मेरे साथ चलो, लेके चलो। बोलता कहाँ? बोला बस पूछो मत, ठीक करवाना है? हम्म बोला हाँ, चलो मेरे साथ। नदीम उसको वहीं राजस्थान पे उसी पहाड़ी पे दोबारा लेके जाता है वापस। लेके जाने के बाद में वो ये बोलता है, बोला यहाँ पे पूछता है एक दो से, बोलो वो जो तांत्रिक थे उनका क्या है वो। बोला कि भाई वो तांत्रिक तो बहुत टाइम पहले ही ख़त्म हो गए, जो तांत्रिक जिन्होंने हम्म नदीम को वो करवाया था ना, वो ख़त्म हो चुके थे। अब वो क्रिया असफल हुई इस वजह से हुए या किस वजह से हुई इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन वो तो अब वो उसी जगह पे आ जाता है। तो वो ये बोलता है, बोले कि अब जो क्रिया करनी है अब वो क्रिया मैं करूँगा। जो क्रिया करनी थी अब हम्म उसके वो क्रिया उस नदीम को करनी थी। तो वो उसके उससे बोलता है, हस्बैंड से, बोला तू चला जा यहाँ से, हम्म इसको छोड़ जा। तो वो बोलता है कि भाई मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। हम्म बोला मैं ही रहूँगा, तुम्हें जो करना वो कर लो। बोला नहीं, ये और मैं। हम्म अब इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है, हम्म ये और मैं। तो भाई वो बोलता है कि अपनी वाइफ को ठीक करवाना चाहते हो या नहीं करवाना हम्म चाहते? तो बोलता है कि हाँ। तो बोला कि चले जाओ, 3 दिन के बाद आना। बोला ठीक है। अब वो भाई जाता नहीं है, उस गांव में रुक जाता है नीचे जाके। सेम प्रक्रिया, नदीम भी उसको यही बात बोलता है जो उन तांत्रिक ने नदीम को बोली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम्म जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो तो उठना नहीं है। पहले दिन करता है, निकल जाता है। दूसरा दिन सेम वही प्रोसेस, वो भी निकल जाता है, उसको दिखती हैं सारी चीज़। लेकिन जो तीसरा दिन आता है ना, जो मेन प्रक्रिया का जो मेन दिन होता है, हम्म उसमें उस औरत को सेम वही चीज़ जो उसे दिखती थी, कुछ उसको जो अंदर से परेशान कर रही थी, हम्म सारी वही चीज़ दिखती है।
थोड़ी देर बाद पूरी शांति, एक ठंडी हवा चलती है उसी पहाड़ी पे जो कि पहले भी हुआ था। पहाड़ी से आती है एक परछाई जो उस टाइम पे भी आई थी, वही परछाई। वो क्या होता है, परछाई ऐसी रहती है। अब उसकी टेक्निक उन तांत्रिक के पास तो थी, लेकिन नदीम के पास नहीं नहीं थी। थी। नदीम को पता था कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ छेड़ दी है जो मेरे समझ से बहुत परे है, जो मेरी शक्तियों से भी बहुत परे है। क्योंकि वो एंटिटी जो थी वो तांत्रिक ने तो इसलिए रोक दी थी क्योंकि तांत्रिक के पास वो बहुत ज़्यादा सिद्धि थी, बहुत ज़्यादा पावर थी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन नदीम के पास कुछ ही सिद्धियाँ थी जो उसके लेवल की थी, वो सुनो ठीक कर दी थी। लेकिन नदीम को ये चीज़ पता चली गई थी कि ये मेरे लेवल के अंडर में नहीं है, मेरे से पंगा गलत ऊपर ही है, मैंने छेड़ दिया। बहुत गलत पंगा ले लिया। और जो घेरे की जो राख होती है ना, उस हवा से वो राख उड़ गई। नदीम के बारे में नहीं उड़ी थी, लेकिन इसके बारे में उड़ गई। जब तांत्रिक कर रहे थे तब नहीं उड़ी थी वो, क्योंकि नदीम बैठा था ना, क्योंकि वो पावर थी, वो ही पावर थी मीन्स। लेकिन नदीम ने जो घेरा बनाया था ना उस राख का, वो उस हवा से उड़ गया। हवा से उड़ने के बाद वो चक्र टूट गया। भाई वो परछाई उठाती है उस लेडीज को जिसका वो उतारा कर रहा होता है। सेम प्रोसेस जो उसको विजिबल हो रहा था ना हाथ उस वाला। दिन, हाँ। वो आज नदीम देख रहा था अपनी आंखों से। उस लड़की का वही हाथ उगाड़ता है, दोनों हाथ उगाड़ता है, नाड़ तोड़ देता है, लड़की खत्म। और नदीम सिर्फ उस चीज़ को देखे जा रहा है। नदीम पे इतना वो नहीं है कि नदीम उस चीज़ को रोके, क्योंकि नदीम सिर्फ देख सकता था। और भाई उसके बाद में 3 दिन बाद उसका हस्बैंड आता है ऊपर, गांव को कुछ लोगों को भी लेकर आता है, क्योंकि उन्हें देखते तो वहाँ कोई नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ वो चीथड़े जो कि उसकी वाइफ वाइफ के के लिए। जो पड़े रहते हैं। अब वो देखते हैं भाई नदीम कहाँ है, नदीम को ढूंढते, नदीम को ढूंढते, नदीम कहाँ है, नदीम कहाँ है। और भाई एंड ऐसे होता है, जो सामने पेड़ होता है ना, उसमें नदीम की लाश टंगी रहती है। और नदीम ने जितनी भी गांठें अपने परने मारी थी, वो सारी गांठ खुल जाती है। ये एंड था इसका। जितनी भी गांठें भाई। लगी थी, जो उसने अपनी एंटिटी जो भी बंद कर रखी थी, सारी खुल उसी गई। पन्ने से उसको फांसी लगी हुई मिली, या उसने लगा ली या खा ली, जो तो वो ही जाने। लेकिन जो भी गांठ थी ना, वो सारी गांठ खुल गई थी। ये था। भाई ये कहानी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कई हॉलीवुड मूवी की स्टोरी से भी अच्छी थी। मैंने पूरी विजुलाइज करी है कि क्या चीज़ चल क्योंकि रही होगी वहाँ पर। इसलिए मैं बता रहा था, मेरे को अच्छी लगी। और मैंने ये भी बताया था, मगर लास्ट में बहुत तगड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा इसमें। हम्म। कुछ ये हल्का सा इमोशनल पॉइंट भी था कि भाई अगला हम्म। मदद कर रहा था। लेकिन एंटिटी भाई हर टाइप की होती है, मैं अब भी यही बोल रहा हूँ, हर टाइप की होती है। कुछ बस में आ जाती हैं, कुछ अपने बस से बाहर होती हैं। नदीम के साथ सिर्फ यही होगा कि वो उसकी बाहर परे थी, वो नहीं हैंडल कर सका उसको। और जो चीज़ हैंडल नहीं होती वो इंसान को ख़त्म करती है फिर। बिल्कुल। गाइस जो लोग सोचते हैं ना कि हमने झेल लिया, ये बातें उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो नॉन बिलीवर है, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बिलीवर है। जो सोचते हैं ना कि मैंने आसपास में कोई चीज़ देख ली है, अब तो मेरी हिम्मत खुल चुकी है, अरे मैंने उसका उतारा होते हुए देखा है, मैंने उसको ठीक होते हुए देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई सुपर पावर आ गई है। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहा करो, क्योंकि ये ना नेवर एंडिंग स्टोरी है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ये इतनी ज़्यादा डार्क, इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी बड़ी चीज़ है ना, जो हम लोगों की सोच से कई गुना परे है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने चाहिए। और एक कड़वा सत्य बताऊँ इस जगह चीज़ का, ये इंटेंशंस नहीं देखती। जैसे नदीम की इंटेंशंस कितनी अच्छी थी, लोगों की मदद करना चाहता था, पर वो ये इंटेंशंस नहीं देखती। इन्हें उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ ये देखते हैं कि आपने क्या जागरूकता दिखाई है उनके दया अंदर। धर्म कुछ चीज़ है ही नहीं है ना कुछ भाई। नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उनके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशन नहीं है, क्योंकि जैसे इंसान काम करता है वैसे वो काम नहीं करते हैं। उनके अंदर मन नहीं है, दिल नहीं है, उनके कुछ अंदर भी कोई नहीं है। इमोशंस नहीं है। वो ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं। आप एक नॉन बिलीवर हैं, बहुत अच्छी बात है, आप वैसे ही दूर रहोगे इन सब चीज़ों से। बिलीवर हो तो भी इन सब चीज़ों से दूर रहो। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रख के चलो बस। जिस भी आप धर्म से हो, जिस भी आप मज़हब से हो, उसमें लीन रहो, उसको मानो। कोई नहीं कह रहा कि अपनी आराधना चेंज करो। इवन देखिए आप जिस धर्म में हो, ये भी नहीं कह रहा कि आप आज तक किसी और भगवान को मानते थे, कल किसी और को मानो। आप जिसको मानते हैं, अपने कुल देवी देवता, अपने कोई स्थान देवता, अपने कोई ब्रह्म देव, अपने कोई ईश देव, जिसको भी आप मानते हैं आप उन्हीं को माने।
बट यह है कि अपनी आराधना उनसे इतनी स्ट्रांग रखें कि आपको ऐसा लगे कि वही आपको पावर दे रहे हैं, आपका और अपने आप स्ट्रांग रहेगा, आप अपने आप प्रोटेक्टेड रहोगे, पर उनमें पूरे लीन रहो। योगेश भाई आपने तो आज वाक्य में धमाके उठा दिए। लग रहा है कि ये वाक्य में एक मेगा एपिसोड है कि कोई बंदे ने कमबैक करा है एक चैनल पे, तो कितना खतरनाक करा है। भाई आपकी दोनों स्टोरी वाकई में दमदार थी, हमारे लिए इतनी अच्छी थी कि आप खुद जानते हो कि कैमरे के पीछे भी कैसे खोए हुए हैं, बिल्कुल हम सब भाई, ने कैसे विजुलाइज करी है वो मतलब सारी मैं भी चीज़। बता रहा था ना, हालांकि मैंने जब सुनी थी हम्म। अच्छी लगी थी मेरे को, मैं कही इसको मैं ज़रूर प्रमोट करूँगा। हम्म। लेकिन मैं बता रहा था ना, तो अब वाली बात है, विजिबल ऐसा हो रहा था कि हाँ जैसे कि सामने ही हो रहा है, उसको रिलेटेड करके मैं बता रहा हूँ। गूज़बम्प्स भी आ रहे थे काफ़ी, मेरे लेकिन को खुद 2 से 3 बार आए। हार्ट टचिंग ऐसा हो रखा था कि भाई हम्म। उस फ्लो में हम चलते चले गए। तो भाई ये था, अब इससे तो फर्क। भाई ऐसी बहुत कम कहानियाँ होती हैं, लिटरली बताओ, पॉडकास्ट इतने ले लिया और अब तक पता नहीं भगवान की तरह से हम और सैकड़ों ले, पर जिसमें मेरे को सवाल नहीं सोचते क्यों। ऐसा लगा है कि मैंने एक पूरी एक मूवी देखी अपनी आंखों के सामने। आपने पहाड़ी बताई ना, मैंने विजुलाइज भी कर ली वो पहाड़ी किस टाइप की है, कैसे वो हाँ बैठे हाँ। हुए हैं, कि मेरे को इस पर कोई सवाल नहीं है। बस मेरे को एक सिर्फ एक छोटा सा एक सवाल ये है भाई, कि ये जो आपने बताया, जितना आप भी इतने सारे पॉडकास्ट दे चुके हो, इतनी सारा ज्ञान आप भी रख रहे हो सुन सुना के, या फिर जितना आप जान पाए उसमें, कि ये जो एंटिटीज़ है, ठीक है, आपने जैसे पहले वाले में बताया कि वो पैर घूमे हुए थे, वो छलावा थी, हम्म, ठीक है, इसके अंदर कोई एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है पर कोई एक शक्ति बताई है, हम्म, ठीक है। आप ये मानते हो कि आज 2026 जो है, ठीक है, अब बहुत आधुनिकता की तरफ हम बढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल। पूरा शहर है, हम्म, ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ कि भाई एंटिटीज़ डू एग्जिस्ट, ठीक है, पर बिल्कुल। इस टाइप की एंटिटीज़ अब भी हमारे बीच में होती हैं। भाई मेरा मानना तो यह है, एंटिटी सारी होती हैं, हम्म। ठीक है। अब है ना, कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जिनके बारे में शायद अब भी हमको ना पता हो। हम्म। जैसे मान लो 100 एंटिटीज के बारे में हमें पता है, बेताल, ब्रह्म राक्षस, एक्स वाई जेड जो भी है। लेकिन भाई कई एंटिटीज ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं पता है। भी नहीं होता। हम्म। और एंटिटीज हो गया। सारी एग्जिस्ट करती हैं जितनी भी हम्म। हैं, और सारी ही होती हैं मेरे हिसाब से। हम्म। और बाकी तो फिर वही है, सबका अपना अलग अलग पर्पस है। आप नहीं, वाली बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन हो मेरे हिसाब से तो भाई सारी होती हैं। मेरे हिसाब से भी सारी होती है, पर ये आप लोगों को वैलिडेशन मिल जाए, इसलिए हम ज़रूर जानबूझ के भी ये पूछते हैं कि आप लोग अगर योगेश भाई के फ़ैन हैं या उनको फॉलोअर हैं, उनको एडमायर करते हैं, जब उनके मुंह से सुनोगे शायद तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। हमने हमेशा यही बोला है कि इन सब चीज़ों से बच के चलो, इन चीज़ों में जितना आप रुचि रखेंगे उतनी ही आप में रुचि रखेंगे। खैर, आज का पॉडकास्ट बहुत धमाकेदार था, हमें तो हमेशा की तरह फिर दोबारा योगेश भाई के साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। जो हमने लास्ट टाइम कहा था वही इस टाइम कहेंगे, और हमें पता है इस बार भी वो ज़रूर होगा। कमेंट में योगेश भाई का नाम इतनी बार भर दो, इतनी बार पुकारो कि इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आए। अगर आप चाहते हैं योगेश भाई के सामने हम फिर से बैठें, तो लेके योगेश भाई को वापस लाया जाए, पार्ट 3 वापस लाया जाए, और हम फिर दोबारा योगेश जी के सामने बैठे होंगे, फिर दोबारा कोई नई कहानी डिस्कस कर रहे होंगे। आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि योगेश भाई यहाँ पे लेकर आएँ, तो उनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाएँ, उन्हें प्यार दें, उन्हें वहाँ पे मैसेज करें। कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर उनको आप मैसेज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी कोई स्टोरी यहाँ पर इस चैनल पर सुनाऊँ, तो हमने जो एक नया सेगमेंट शुरू किया है, आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी, मैं उसके अंदर वो स्टोरी नरेट करूँगा। तो हमारा जो नंबर यहाँ मेंशन हो रखा है, आप उस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपना कोई अनुभव यहाँ पॉडकास्ट पे आके शेयर करें, तो आप अपनी वो कहानी यहाँ पे भेज सकते हैं। आप अगर कोई नॉर्मल मैसेज भी करेंगे तो मेरी टीम आपको खुद रीच आउट कर लेगी। बाकी हो सकता है अगले आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर में बैठे हों, सामने आप बैठे हों और अपना अनुभव लोगों को बता रहे हो कि क्या जीवन में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसी के साथ जो हमेशा हम कहते हैं, इस चैनल को प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने माता पिता का आदर करें, अपने जिस भी धर्म से आप उसमें पूरा लीन रहें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। हमारा चैनल देखते रहें, हमारे चैनल को प्यार देते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी यहीं पे साइनिंग ऑफ।